हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में फिर से। आज 72 लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर तक हम सुपर कंडक्टिविटी में माइसनर प्रभाव तक अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम एंट्रोपी के ऊपर अध्ययन करेंगे कि एंट्रोपी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि इसके थर्मल प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टी के अंदर रखा जाता है, उसमें गुणों की प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी से। और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोप इफेक्ट। एंट्रोपी एंट्रोपी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डर का मेजरमेंट होता है, अक्रमिकता का माप होता है। द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, या फिर कहें अक्रमिकता। यदि ऑर्डर है सिस्टम तो उसकी एंट्रोपी कम होती है। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है कि किस सिस्टम में, तंत्र में डिसऑर्डर ज़्यादा है। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हुई। तो एंट्रोपी हम देखते हैं कि जब क्रांतिक ताप से नीचे ताप कम किया जाता है, ताप को घटाया जाता है, तो अतिचालक पदार्थों में सामान्य चालकों की तरह या सामान्य धातुओं की तुलना में एंट्रोपी जल्दी से एकदम से कम होती है। जैसे यदि हम बात करें ग्राफ के अंदर, और एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम धातु के लिए, ठीक है, 0, 0.6, 0.8, यहाँ पर 1.0, 1.2, और ऐसा ही आगे 1.4 तक आपको लिखना है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको इधर बना देते हैं। इधर एंट्रोपी है, इस डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है। 0.5, 1.0, 1.5, इस प्रकार से एंट्रोपी बढ़ रही है मिलीजूल पर मोल केल्विन के अंदर। और इधर क्या है, टेम्परेचर। जीरो 0.8, 1.0, 1.2, 1.4। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ आता है नॉर्मल, यदि हम देखें नॉर्मल स्टेट के अंदर, नॉर्मल स्टेट में इस प्रकार का ग्राफ आता है। नॉर्मल स्टेट में इस प्रकार का ग्राफ आता है, बट यदि इसका टेम्परेचर Tc से कम कर दिया जाए, उस कंडीशन में यहाँ से जो एंट्रोपी है उसमें अक्रमिक वृद्धि होती है, मतलब इस प्रकार से आ रहा है, और उसके बाद में फिर एकदम से इस प्रकार का एक अलग तरीके का व्यवहार दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का कुछ ग्राफ अपने को देखने को मिलता है। तो ये तो है कि सभी अतिचालक पदार्थों के लिए जब हम क्रांतिक ताप से नीचे की बात करते हैं, तो अतिचालक पदार्थों के लिए क्रांतिक ताप से नीचे एंट्रोपी एक नॉर्मल मेटल की तरह सामान्य धातुओं की अपेक्षा जल्दी से कम होती है। तो ये एंट्रोपी है S किसके लिए, नॉर्मल के लिए, और ये एंट्रोपी है S किसके लिए, सुपर कंडक्टर्स के लिए, S नीचे लगाना है, सुपर कंडक्टर्स, N का मतलब नॉर्मल कंडक्टर्स। तो तेजी से कम होती है क्योंकि इनमें जो प्रोसेस होती है
अब तेजी से एंट्रोपी कम होने का मतलब क्या है? तेजी से एंट्रोपी कम होने का मतलब सीधा से यही हुआ कि इनके अंदर जब टीसी से कम किया जाता है टेम्परेचर को, तो इनकी डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है, यानी ये ज़्यादा क्रमिक होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो चालन इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, बाद में जब हम पढ़ेंगे, जैसे समस्थानिक प्रभाव पढ़ने के बाद में जब पढ़ेंगे पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है, भेदन लंदन समीकरण तथा पेनिट्रेशन डेप्थ, तो वहाँ पर अपन देखेंगे कि इनमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स, सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए वो सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो कि सुपर कंडक्टर में होते हैं वो ज़्यादा क्रमिक होते हैं, उनकी डिसऑर्डरनेस कम होती है, वो ज़्यादा ऑर्डर्ड होते हैं, ये इसका रीज़न है। तो इसको बना लो और फिर इसकी थ्योरी लिखते हैं। अतिचालक पदार्थों में यह प्रेक्षित किया गया है कि इनका ताप क्रांतिक ताप से कम करने पर या क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा करने पर, क्रांतिक ताप से कम करने पर सामान्य धातु की तुलना में सामान्य धातुओं की तुलना में एंट्रोपी में तेजी से कमी होती है, तेजी से कमी होती है। अब चूंकि एंट्रोपी किसी भी तंत्र की अक्रमिकता यानी डिसऑर्डरनेस का या यादृच्छिकता रैंडमनेस इसका मापन होती है, चूंकि एंट्रोपी किसी भी तंत्र की अक्रमिकता मतलब क्या है? डिसऑर्डरनेस। किसी भी तंत्र की अक्रमिकता का मापन होती है किसी भी तंत्र की अक्रमिकता का मापन होती है, अतः टीसी से कम ताप पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीसी से कम ताप पर अतिचालक पदार्थ सामान्य धातुओं की अपेक्षा अधिक क्रमिक होते हैं। अधिक क्रमिक होते हैं। कौन होते हैं? सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, लिखो इसको। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि चित्रानुसार एल्यूमिनियम के लिए सामान्य धातु यानी सामान्य अवस्था, धातु तो क्या है? सामान्य अवस्था तथा सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए अलग अलग एंट्रोपी का व्यवहार प्रदर्शित किया गया है। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हो सकता है आधे नंबर या एक नंबर में पूछ लिया जाए, इसको आपको तैयार कर लेना है।
चित्रानुसार एल्यूमीनियम धातु की सामान्य अवस्था एवं अतिचालन अवस्था में एंट्रोपी का व्यवहार प्रदर्शित किया गया है। एंट्रोपी को प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो ये एंट्रोपी वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद में एक पढ़ा जाता है, एक छोटा सा पार्ट है समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है सुपरकंडक्टर्स के लिए। आइसोटोप इफेक्ट, समस्थानिक प्रभाव मतलब ये है आइसोटोप इफेक्ट। ये क्या होता है? बहुत से सुपरकंडक्टर्स के लिए ये प्रेक्षित किया गया और ये प्रेक्षित किया रेनॉल्ड और उनके साथ में उनके साथी थे, यहां पर थे उनके साथी मैक्सवेल। जिनके आप समीकरण पढ़ते हो, मैक्सवेल के 4 समीकरण। तो रेनॉल्ड और मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने यह प्रेक्षित किया, ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली कि यदि हम अलग अलग जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जो प्रेक्षित किया है वो पारे के समस्थानिक इसके मरकरी के आइसोटॉप्स के लिए ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि क्रांतिक ताप, ठीक है, जो क्रांतिक ताप होता है अतिचालकों का, जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी का बात करें तो मरकरी का जो क्रांतिक ताप है वो डिपेंड कर रहा है इस प्रकार से, टीसी समानुपाती m की पावर माइनस अल्फा, जहां पर अल्फा क्या होता है? एक नियतांक, यानी व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/m की पावर अल्फा है। ये टीसी क्या है? समानुपाती 1/m की पावर अल्फा। मतलब मटेरियल वही है एक ही, लेकिन उसके अलग अलग समस्थानिकों का द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि समस्थानिक होता क्या है? आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होता है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या बदल जाती है। आइसोटोप, टॉप से पी निकाल लो, पी क्या रहेगा इसमें? सेम रहेगा। एक आइसोटोप होता है, एक आइसोबार होता है, एक आइसोटोन होता है। आइसोटोन में एन आता है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें सेम रहेंगे, वो वेरी नहीं करते हैं। प्रोटॉन वेरी करते हैं जिसकी वजह से एटॉमिक मास चेंज होता है, एटॉमिक मास इसमें बदलता है। मतलब उसके समस्थानिक हैं, उनका जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती जाएगी, उनका भार क्या होता जाएगा? अलग अलग होता जाएगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है इनवर्सली कि क्रांतिक ताप किसी तत्व के जो समस्थानिक हैं उनके द्रव्यमान पर निर्भर कर जाए। यदि क्रांतिक ताप टीसी किसी तत्व के जो समस्थानिक हैं उनके द्रव्यमान पर यदि निर्भर करता है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बोला जाता है समस्थानिक प्रभाव। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। रेनॉल्ड व मैक्सवेल ने यह पाया कि किसी अतिचालक पदार्थ के लिए क्रांतिक ताप
Tc उस तत्व के, क्योंकि पदार्थ क्या है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अतिचालक पदार्थ में जैसे हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी जो एलिमेंट है उसके समस्थानिक यदि अलग अलग हैं, ठीक है, बहुत सारे उसके आइसोटोप हो सकते हैं, उन सबका द्रव्यमान अलग अलग होने की वजह से ये Tc उन समस्थानिकों के ऊपर अलग अलग आता है। मतलब किसी का द्रव्यमान यदि अलग है तो उसके लिए अलग आएगा। एलिमेंट्स हैं, में मरकरी है, लेकिन उसके द्रव्यमान, उसके जो सॉरी यहाँ पर जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, उन आइसोटोप्स का द्रव्यमान अलग अलग होने की वजह से उनका Tc क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये है आइसोटोप इफेक्ट। किसी अतिचालक पदार्थ के लिए क्रांतिक ताप उस तत्व के समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसे समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। इसे अतिचालकों के लिए समस्थानिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें, जैसा कि उन्होंने बताया था, ठीक है, मरकरी के लिए या हिंदी में बोले तो पारे के लिए, तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, उसके दो आइसोटोप आते हैं मरकरी के, ठीक है। एक का द्रव्यमान होता है 199.5 एटॉमिक मास यूनिट और दूसरे का होता है 203.4 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो द्रव्यमान को मापन की इकाई होती है द्रव्यमान मात्रक यूनिट, ठीक है, द्रव्यमान मात्रक इकाई। तो एटॉमिक मास यूनिट जब किसी का 199.5 है, एक का 203.4 है, तो इसके लिए जो क्रांतिक ताप है वो आता है 4.186 केल्विन और दूसरे के लिए आता है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन मिलेगा, ठीक है, एक बार डेटा को लिख देते हैं इसमें। ये है 146, ठीक है, लगभग इतना। यानी देखो, जब उसका जो मरकरी है पारा है, और ये किसके लिए है, पारे के लिए। Hg, जब उसका जो उसका आइसोटोप है जिसका द्रव्यमान इतना है, मरकरी का एक आइसोटोप ये है, दूसरा ये है, पहले का द्रव्यमान दूसरे का द्रव्यमान, जब द्रव्यमान इतना है तो उसके लिए देखो कितना है, जब द्रव्यमान जब कम है उसके लिए क्रांतिक ताप ज़्यादा है, और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसके लिए क्रांतिक ताप कम है। मतलब डिफरेंट है। मतलब कैसे, जिसका द्रव्यमान कम है उसके लिए ज़्यादा, जिसका ज़्यादा उसके लिए कम, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो इसके आधार पर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं, प्रेक्षित प्रयोग के द्वारा प्रेक्षित मान हैं। इसके आधार पर फिर बाद में एक नियम दिया गया कि Tc समानुपाती होता है m⁻⁴ और अल्फा लगभग सभी धातुओं के लिए 0.5 के आसपास प्राप्त होता है। अब वो अलग अलग वेरी कर सकता है, 0.4 होता है किसी के लिए 0.45 होता है, किसी के लिए 0.52 होता है। तो उसके लिए मैं मान तुम एक इसमें सारणी में बना के दूंगा, उनको तुम यदि याद कर सको तो 1 या 2 के लिए याद कर लेना, ठीक है। पहले इसको लिख लो।
हाँ जी, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि विभिन्न मानों को प्रेक्षित करने के बाद क्रांतिक ताप व किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में निम्न संबंध दिया गया। वह समस्थानिकों के द्रव्यमान और वो द्रव्यमान क्या होता है, कैपिटल एम में निम्न संबंध दिया गया। क्या संबंध दिया गया है? उन्होंने बताया कि टीसी मैक्सवेल और रेनॉल्ड मैक्सवेल एंड रेनॉल्ड टीसी समानुपाती होता है m की पावर माइनस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा को थोड़ा सा इस प्रकार से बना लेना यहाँ पर ताकि समानुपाती कुछ अलग दिखे और ये अलग दिखे। यदि आप यहाँ पर इस प्रकार से बनाना चाहते हो कि जैसे ये है समानुपाती और यहाँ पर अल्फा, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। TC1 बराबर हो TC1 बटे TC2 कितना आएगा, M2/M1 की पावर अल्फा। TC1 बटे TC2 बराबर आएगा 2, यदि कोई, ठीक है, आइसोटॉप्स हैं किसी सुपर कंडक्टर के, पहले का TC1 है दूसरे का TC2 है, तो फिर ये M2 पावर माइनस है ना, इसका मतलब TC1 किसके प्रोपोर्शनल है, 1/M1 के तो M2/M1 की पावर अल्फा हो जाएगा। यहाँ अल्फा लगभग ब्रैकेट में लिख दो सभी धातुओं के लिए लगभग 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, इसके आसपास इसकी वैल्यू देखने को मिलती है। और सारणी बनाए तो अपने पास इसकी वैल्यू आती है, यदि आप बनाना चाहो तो इसको बना लेना कि जिंक के लिए इसकी जो वैल्यू होती है, भैया इधर आप लिख लेना तत्व, इधर आप एलिमेंट आ जाएगा और इधर आपका क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू। जिंक के लिए होता है 0.45, ठीक है, तो देख लो 0.45 है। कैडमियम के लिए होता है ये 0.32 और ऐसे ही मोलिब्डेनम के लिए, और फिर आपको दे रखा है एक मरकरी के लिए लिखेंगे Hg। वैसे बहुत सारी तत्व दे रखे हैं इसमें, तो मोलिब्डेनम के लिए होता है 0.33, इसके लिए बहुत कम होता है, और 0.5 एग्जैक्ट होता है किसके लिए, मरकरी के लिए 0.5। तो इस वैल्यू को आप नोट कर लेना। ये कुछ वैल्यूज में फॉर एग्जांपल लिखवाई हैं, ये काम नहीं आएंगे आपके, लेकिन जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन के लिए, यहाँ देखने के लिए कि हाँ इस प्रकार से वैल्यूज होती हैं। अब इस समस्थानिक प्रभाव की व्याख्या करने के लिए फिर एक सिद्धांत, इसमें एक थ्योरी ऐड की गई और वो बताया गया कि समस्थानिक प्रभाव की व्याख्या हम यदि करना चाहें कि सुपरकंडक्टर्स के लिए जो क्रांतिक ताप है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, समस्थानिक के ऊपर, आइसोटॉप्स के मास के ऊपर। इसके लिए फिर बताया गया कि लेटिस वाइब्रेशंस, जालक कंपन का मतलब क्या होता है, जालक में इलेक्ट्रॉन और फोनॉन के बीच में होने वाली अन्योन्य क्रिया, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन। यदि हम इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन को कंसिडर करें तो हम क्रिटिकल टेम्परेचर की मास के ऊपर डिपेंडेंसी को बता सकते हैं। ठीक है भाई, प्रोटॉन नंबर तो सेम है, मतलब नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या की जो क्रांतिक ताप है उसकी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भरता, या फिर कहें कि द्रव्यमान पर निर्भरता। द्रव्यमान किसकी वजह से बदल रहा है, द्रव्यमान बदल रहा है, द्रव्यमान अलग अलग होता है तभी तो आइसोटॉप्स होते हैं, जब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तथा न्यूट्रॉन बदलने से मास बदल जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या होती है एटॉमिक मास।
ठीक है, तो समस्थानिक प्रभाव, इसमें एक लाइन ऐड करो। समस्थानिक प्रभाव की व्याख्या के लिए जालक कंपन, जालक कंपन का मतलब होता है लेटिस वाइब्रेशंस, लेटिस वाइब्रेशंस। तो समस्थानिक प्रभाव की व्याख्या के लिए जालक कंपन काम में लिया जाता है। इसके अनुसार जालक में इलेक्ट्रॉन फोनॉन के बीच में होने वाली अन्योन्य क्रिया, इसके अनुसार जालक में इलेक्ट्रॉन व फोनॉन के मध्य होने वाली, इलेक्ट्रॉन व फोनॉन के बीच में होने वाली अन्योन्य क्रिया, इसको इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन। फोनॉन क्या होता है? लेटिस में एनर्जी का क्वांटा फोनॉन कहलाता है। के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया को क्रांतिक ताप की समस्थानिकों के द्रव्यमान पर निर्भरता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। कि क्रांतिक ताप समस्थानिक के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, इसके पीछे का रीजन कौन है? इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन। उत्तरदायी माना गया। ठीक है, इसके अनुसार जालक में इलेक्ट्रॉन फोनॉन के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया को क्रांतिक ताप की समस्थानिकों के द्रव्यमान पर निर्भरता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि अर्थात क्रांतिक ताप की नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भरता भाई क्रांतिक ताप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? समस्थानिक के द्रव्यमान पर। ठीक है, या फिर कहें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, एक ही बात होती है। अर्थात क्रांतिक ताप की नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निर्भरता का कारण इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन है। इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। ठीक है, इसको यहां तक लिख लो। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे लंदन समीकरण।
दो ब्रदर्स थे एफ लंदन एंड एच लंदन। उन्होंने सुपर कंडक्टर के लिए कुछ इक्वेशंस दी हैं जिनको लंदन समीकरण बोला जाता है, तो उसके लिए अपने को डेरिवेशन करना है। लंदन समीकरण एवं वेधन गहराई, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में हम वह डिस्कस करेंगे जो कि हमने पहले पढ़ा था। कौन सा? जो माइसनर प्रभाव है। एफ लंदन और एच लंदन ने, ठीक है, 1930 के आसपास, 1932 हो सकता है, डेट इसमें कोई वेरी नहीं करेगी, डेट अपने को लिखनी भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने कुछ इक्वेशंस दी हैं। उन्होंने ये बताया कि सुपर कंडक्टर्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो इनमें कंडक्शन होता है, जो चालन होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। एक तो सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जिनको अतिचालन इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और दूसरे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, सामान्य इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसकी फिर अपन स्टार्ट करेंगे अच्छे से, लेकिन इसको समझो कि इसके पीछे मतलब ये इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, ठीक है भाई। सुपर कंडक्टर्स में एक तो अपन जानते हैं कि जब टेम्परेचर T को Tc से कम किया जाता है, टेम्परेचर को Tc से क्रांतिक ताप से नीचे किया जाता है, तो वहाँ पर एक तो उसकी प्रतिरोधकता 0 हो जाती है। ये आता कहाँ से है? ρ बराबर 0। ये आता है ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से। दूसरा, पहली कंडीशन तो हमने ये निकाली थी। दूसरी, हम जानते हैं माइसनर प्रभाव के हिसाब से कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0। माइसनर या मिजनर इफेक्ट, ये माइसनर प्रभाव कहता है। तो प्रतिरोधकता 0 होना तथा चुंबकीय क्षेत्र 0 होना, या फिर प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व का गुण रखना, ये कपल्ड चीजें होती हैं, युग्मित चीजें होती हैं जो एक साथ मिलती हैं। एक साथ घटने वाली 2 स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ठीक है, एक साथ घटित होती है सुपर कंडक्टर्स के लिए। सुपर कंडक्टर्स के लिए ये एक साथ घटित होती हैं। इसका मतलब इनकी यदि व्याख्या करनी हो, ठीक है, तो इनकी व्याख्या मैक्सवेल के जो समीकरण हैं, मैक्सवेल के जो समीकरण है वो यहाँ पर वो पर्याप्त नहीं है। जो विद्युत गतिकी के मैक्सवेल के समीकरण वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुपर कंडक्टर्स के लिए चीज़ें क्या हो जाती हैं? कुछ बदल जाती हैं। और वो किस प्रकार से बदल जाती हैं वो फिर एफ लंदन और एच लंदन ने बताया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले थ्योरम हम यही लिखेंगे कि इसमें आप लिखो कि चूंकि जब अतिचालक पदार्थों में ताप Tc से कम किया जाता है तो प्रतिरोधकता 0 आती है ओम के नियम के हिसाब से, या ओम के नियमानुसार प्रतिरोधकता 0 आती है, तथा माइसनर प्रभाव के अनुसार चुंबकीय बल रेखाओं का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पूर्ण अपवर्जन होता है, या फिर प्रतिचुंबकत्व का गुण। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, या फिर ये दोनों घटनाएं युग्मित होती हैं। इनकी व्याख्या विद्युत गतिकी के मैक्सवेल समीकरणों के आधार पर संभव नहीं है, एक साथ व्याख्या। तो इस समस्या को हल करने के लिए, अतिचालक पदार्थों की इस समस्या को हल करने के लिए अब आगे लिखेंगे यदि आप डेट लिखना चाहते हो तो लिख लो इसमें। 1935 में एफ लंदन एवं एच लंदन भाई थे दोनों। देखो दोनों भाइयों ने क्या डिस्कवर कर दिया, लंदन समीकरण दे दिए। और अभी आजकल के भाइयों को तो लड़ने से फुर्सत नहीं है। एफ लंदन एवं एच लंदन ने या बंधुओं ने
अतिचालक पदार्थों के लिए दो समीकरण व्युत्पन्न किए जिन्हें लंदन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लंदन समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इनको लंदन समीकरण कहा जाता है और वो लंदन समीकरण को निकालने। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके अनुसार, इन दोनों के अनुसार, या इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, इनके अनुसार, इनके अनुसार अतिचालक अवस्था में या अतिचालक पदार्थों में अतिचालक पदार्थों में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या विद्यमान रहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिन्हें क्रमशः है अतिचालन इलेक्ट्रॉन अतिचालन इलेक्ट्रॉन का मतलब है सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इंग्लिश जरूर लिखना है कि सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, पूरा लिखना है इलेक्ट्रॉन, ELECTRONS, इलेक्ट्रॉन्स, सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एवं सामान्य इलेक्ट्रॉन जो कि नॉर्मल होते हैं, कंडक्टिविटी में शो होते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। सामान्य धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सामान्य इलेक्ट्रॉन, एवं सामान्य इलेक्ट्रॉन यानी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, जिन्हें क्रम से अतिचालन इलेक्ट्रॉन एवं सामान्य इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लिख लो यहां तक एक बार इसको। लिख लिया? तो आपको ध्यान रखना है कि सुपर कंडक्टर्स में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अतिचालन इलेक्ट्रॉन और दूसरा सामान्य इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखो कि परम शून्य ताप की यदि हम बात करें, परम शून्य ताप घटाते 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 जहां जा रहे हैं T बराबर 0 केल्विन, ठीक है, उससे नीचे पॉसिबल टेम्परेचर नहीं है, तो परम शून्य ताप पर सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। ठीक है, तो सामान्य इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, केवल जहां पर जो फ्लो होगा वो अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स का होगा, सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होगा। तो परम शून्य ताप पर इनके अनुसार शून्य ताप पर या परम शून्य ताप पर परम शून्य ताप का मतलब है T बराबर 0 केल्विन। परम शून्य ताप पर
अतिचालक पदार्थों में केवल अतिचालन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। केवल कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे ताप में वृद्धि करते हैं, चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अतिचालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, सामान्य इलेक्ट्रॉन, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, परम शून्य ताप पर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, सामान्य इलेक्ट्रॉन अतिचालन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, अतिचालन इलेक्ट्रॉनों लिखोगे, अब मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं, ठीक है। अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में वृद्धि होती है। और जब ताप संक्रमण ताप पर पहुंच जाता है, क्रांतिक ताप पर पहुंच जाता है, वहां पर सभी अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सामान्य इलेक्ट्रॉन्स में। क्रांतिक ताप पर सभी इलेक्ट्रॉन्स केवल सामान्य इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? सामान्य इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। ये बताया किन्होंने? लंदन ब्रदर्स ने, लंदन बंधुओं ने। अब यदि हम कंसिडर करें, और कंसिडर अपने को क्या करना है, यदि हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी को ns से, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में डेंसिटी, और नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को nn से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? ठीक है, यदि अतिचालन इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व ns एवं सामान्य इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, यानी प्रति इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एवं सामान्य इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व nn है, तो किसी ताप T पर, ठीक है, ये किस पर, कहां पर बात कर रहे हैं? यदि किसी टेम्परेचर T पर, किसी ताप T पर, यहां से लिखना, फिर यहां से, यदि किसी ताप T पर अतिचालन इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व ns, यहां पर बीच में यदि और अतिचालन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये शब्द ऐड कर देना, किसी ताप T पर, T बराबर कोई भी टेम्परेचर होगा, तो कुल इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n बराबर ns प्लस nn, ठीक है, n बराबर ns, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लिख लो इसको।
हाँ जी। अब डेंसिटी हमने लिख दी, अतः धारा घनत्व, जो धारा घनत्व होगा वो कितना होगा, कुल धारा घनत्व जे एस वेक्टर प्लस जे एन वेक्टर, ये नॉर्मल के लिए और सुपर कंडक्टिंग के लिए, ठीक है। और ये होगा कितना, ये कितना होगा, जे बराबर कितना होता है, एन डेंसिटी, ई चार्ज और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, अभिवाह वेग। तो यहां पे हो जाएगा माइनस एन, और सबसे पहले मैं देखो जे एस लिख रहा हूं तो फिर एन नहीं, एन एस, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में करंट डेंसिटी, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू चार्ज एन ई, या फिर एन क्यू वी होता है, एन क्यू वी डी होता है, एन क्यू वी डी होता है, एन डेंसिटी होती है, क्यू चार्ज होता है और वी डी, तो वी डी यहां पर क्या होगा, वी एस वैक्टर। वी एस वैक्टर क्या है, जो सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनका अभिवाह वेग, माइनस एन एन ई और वी, यहां पर ये हो जाएगा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो ये अपना क्या है, इक्वेशन नंबर 3, ये टोटल करंट डेंसिटी होगी, इसकी वजह से लिख दो यहां, इसके नीचे लिख लेना यहां वी एस व वी एन वेक्टर क्रमशः है अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स व सामान्य इलेक्ट्रॉन्स का अभिवाह वेग है। जितने वेग से वो गति कर रहे हैं, ठीक। अब यदि हम अतिचालक पदार्थों में बात करें कि अतिचालक पदार्थों के लिए जो अतिचालन इलेक्ट्रॉन है, अतिचालक पदार्थों में, सुपर कंडक्टर मटेरियल्स में जो सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी डेंसिटी ns है, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उनकी जालक से प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है भाई। प्रतिरोधकता शून्य होने का मतलब ये है कि उनकी स्कैटरिंग नहीं होगी जालक से, उनके बीच में कोई ऐसा है ही नहीं जो उनको रोके, वो फ्री है बिल्कुल घूमने के लिए, ठीक है, किधर भी जा सकते हैं। तो ये हम लाइन ऐड करेंगे यहाँ पर कि अतिचालक पदार्थों में अतिचालक या अतिचालन इलेक्ट्रॉन सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, अतिचालक पदार्थों में अतिचालक इलेक्ट्रॉन की जालक से या अतिचालक इलेक्ट्रॉनों की जालक से प्रकीर्णन नहीं होता, अतः अतिचालन इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रतिरोध शून्य होता है। अतः इनके लिए जब इनकी स्कैटरिंग ही नहीं होती है तो टकराएंगे किससे, स्कैटरिंग ही नहीं हो रही, मतलब प्रतिरोध 0, तो इनके लिए प्रतिरोध शून्य होता है। तो यदि हम देखें कि किसी नियत विद्युत क्षेत्र E के लिए इसका मान कितना होगा, किसका, JS का। अतः किसी नियत विद्युत क्षेत्र E के लिए जो गति का समीकरण आएगा, इन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इनके पास वेग है, ठीक है। अब हो सकता है वो टाइम के साथ चेंज हो, तो इनके गति का समीकरण क्या होगा, गति के समीकरण में हम क्या करते हैं,
नेट फोर्स को इक्वल टू बराबर करते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। तो गति का समीकरण होगा एम ए वेक्टर बराबर जो यहाँ पर कितना होगा m और एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है भाई, यदि मैं इसको लिखूं कि एम ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये जो आएगा ये किसकी वजह से आएगा, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं और उसका चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का E है, तो फोर्स किसके इक्वल होगा, माइनस F बराबर क्या होता है, ये तो F है और वो क्या है, दोनों फोर्स बैलेंस होंगे ना, जो F इक्वल्स टू क्यू ई है, Q इंटू ई, उसी से तो आएगा m dv बाई dt, तो ये हो जाएगा F और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने E लगाया है। अब देखो A कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, इसके नीचे लिखना m, एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर डेल vs बाई डेल टी, सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज, यही तो होगा एक्सेलरेशन, बराबर क्या होगा माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो डेल वी एस बाई डेल टी, तो लिखो डेल वी एस वेक्टर बाई डेल टी बराबर एम नीचे चला जाएगा तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मास। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो इसको। तो एक इक्वेशन आ गई डेल वी एस बाई डेल टी, डेल वी एस बाई डेल टी किसके बराबर है, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा इसमें कि चूंकि हम केवल अतिचालक पदार्थ में अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स के लिए देख रहे हैं अभी प्रक्रिया क्या हो रही है, तो जे एस कितना होता है माइनस एन एस ई वी एस, ठीक, जे एस बराबर होता है माइनस एन एस ई वी एस। तो यहां पर देखिए या डेल जे एस बाई डेल टी कितना आ जाएगा माइनस एन एस और ई, ये एस नीचे लिखना, ठीक है, इस एन के ऊपर ये मेहरबानी मत करना कि एन अलग लिख दो और एस अलग लिख दो, इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है आपको, आप एस नीचे लगा सकते हो, ठीक है, नीचे ही लगाना है आपको। तो माइनस एन एस ही, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, तुम पता नहीं क्या करते हो, सभी स्क्रिप्ट को तो लिख दो उसके साथ, जैसे तुमको लिखना है वी डी, तुम लिखते क्या उसको वी डी, ठीक है, पूरा नोटेशन ही बिगाड़ देते हो, इसलिए थोड़ा सावधानी से, किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखो। यहाँ पर किस में चेंज आएगा, इधर टाइम के साथ चेंज ले रहे हो तो इसमें चेंज हो गया, तो इसमें चेंज आएगा वेलोसिटी में, डेल वी एस बाई डेल टी। अब इसे डेल वी एस बाई डेल टी का मान कहां से रखूंगा, समीकरण 4 से। तो डेल जे एस बाई डेल टी बराबर आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एन एस है ई इंटू ई क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा ई वेक्टर बाई एम, मतलब एन एस ई स्क्वायर बाई एम इंटू ई वेक्टर, ठीक है, ये आपका कहलाता है डेल जे एस वेक्टर बाई डेल टी बराबर एन एस ई स्क्वायर बाई एम ई वेक्टर, ये प्रथम लंदन समीकरण कहलाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रथम लंदन समीकरण। प्रथम लंदन समीकरण। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन लेनी है कि यदि विद्युत क्षेत्र 0 है, विद्युत क्षेत्र क्या है, हमने नियत विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया है ना, हम देखना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र यदि 0 है तो क्या होगा। एक कंडीशन है, यदि शून्य विद्युत क्षेत्र, मतलब हमने बाहर से कोई भी सोर्स नहीं लगाया, इसका मतलब ये है, विद्युत क्षेत्र नहीं लगाने का मतलब क्या है,
बाहर से हमने कोई भी सोर्स अप्लाई नहीं किया है, बैटरी अप्लाई नहीं किया, विभवांतर नहीं लगाया है। तो हम देखना चाहते हैं ई जीरो होने से डेल बी एस बाई डेल टी कितना हो जाएगा, डेल जी एस बाई डेल टी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो कंडक्शन जो सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो करंट डेंसिटी है उसका टाइम के साथ चेंज कितना है, जीरो। अर्थात जेएस वेक्टर कितना आएगा, नियत। मतलब ये फिक्स रहेगा। विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो तब तो चेंज होगा, तब तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ही होगा। एनएच डेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है, जो पार्टिकल है जो कि ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जो चार्ज कैरियर है उसके मास पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जो मेन चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उसमें टाइम के साथ उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा, उतना ही ज़्यादा करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये नियत होने का मतलब क्या है कि जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है उस अवस्था में भी वहाँ पर करंट डेंसिटी मिलती है, वो नियत रहती है, फिक्स रहती है, लेकिन मिलती है। यही तो है गुड चीज़ है किसके बारे में, सुपर कंडक्टर्स के बारे में। कि यदि आपने विभवांतर नहीं लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया है, तब भी कुछ वहाँ पर करंट डेंसिटी फ्लो होती है। ठीक है, तो इसकी एक डिसएडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, एडवांटेजेस में लिखा जाता है ये। ठीक है, लिख लो इसको। अर्थात विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अतिचालकों में अतिचालन या अतिचालक, ठीक है, अतिचालकों में अतिचालन विद्युत धारा घनत्व, ये किसकी वजह से है, सुपर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अतिचालन इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसको बोला जाता है अतिचालन धारा घनत्व। मैंने तो धारा इसमें प्रवाहित होती रहेगी, तो धारा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अतिचालकों में अतिचालन धारा घनत्व विद्यमान रहता है। अब हम चेक करेंगे कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है, पहले इसको लिख लो। और ये इक्वेशन याद रखना, डेल जे एस वैक्टर बाई डेल टी बराबर एन एस ई स्क्वायर बाई एम ई वैक्टर, क्योंकि दूसरी इक्वेशन कुछ डिफरेंट आएगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इधर कुछ वैल्यू चेंज होगी, उसमें आएगा माइनस साइन, ये सेम रहेगा। अब इसमें लिखो कि सामान्य इलेक्ट्रॉन्स के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उनकी जो करंट डेंसिटी होती है वो होती है जे एन वेक्टर बराबर माइनस एन एन ई वी एन वेक्टर। ठीक है, अब आपने एक संबंध पढ़ा था, ठीक है, क्या कि जो गतिशीलता होती है, मोबिलिटी, वो किसकी होती है, इन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के अंदर, मटेरियल में, धातु में, वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अभिवाहक वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से वी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जो जे एन आएगा वो आएगा माइनस एन एन ई, और इसकी जगह आ जाएगा म्यू एन विद्युत क्षेत्र। देखो, जब E बराबर 0 है तो जे एन कितना हो जाएगा, 0।
मतलब जब विद्युत क्षेत्र आप 0 अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए अलग प्रोसेस आती है। जब विद्युत क्षेत्र आप 0 अप्लाई कर रहे हो तो फिर नॉर्मल करंट डेंसिटी कितनी हो जाती है, 0। इसमें लिख लो लाइन, अतः विद्युत क्षेत्र शून्य होने पर सामान्य इलेक्ट्रॉन के कारण सामान्य विद्युत धारा घनत्व शून्य होता है। ठीक है, अब कल हम इसके लिए द्वितीय लंदन समीकरण फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही डिस्कस करना है। ठीक है, लिख लो इसको, आज इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।